हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम देख रहे हैं, कई दिनों से श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज आपको पैरा मेडिकल की क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी क्रम में आज से ईसीजी की क्लासेज भी आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। तो इसलिए आप श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी क्लासेज से आप वंचित ना रहे। तो हम आज बताते हैं आपको डीईसीजी के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं डीईसीजी के बारे में, जो कि जनरल इंट्रोडक्शन। अगर हम आपको बताएं डीईसीजी के बारे में, तो डीईसीजी होता है एक पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्स होता है और ये होता है 2 साल का, जिसके अंदर ईसीजी फर्स्ट ईयर और ईसीजी सेकेंड ईयर। आज हम बात करने वाले हैं ईसीजी फर्स्ट ईयर के बारे में। ईसीजी फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल सब्जेक्ट होती है 3 और 3 ही हमारे पेपर लगते हैं, जिसके अंदर पहली सब्जेक्ट हमको देखने को मिलती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसकी रेगुलर क्लासेस श्याम पैरामेडिकल क्लास प्लेटफॉर्म पर लग रही है और इसकी क्लासेस ले रहे हैं हमारे पुनीत जी सर। अगर हम सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड सब्जेक्ट होती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की क्लासेस आकाश सर नियमित रूप से इसी प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं। और अगर हम तीसरी सब्जेक्ट की बात करें तो तीसरी सब्जेक्ट होती है ईसीजी, जो कि डीईसीजी वालों के लिए मेन सब्जेक्ट होती है। और ईसीजी की क्लासेस आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई गई है। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि श्याम पैरामेडिकल क्लासेज आपके लिए ईसीजी की क्लासेज भी लेके आया है। इसलिए आप बने रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त यार भी ईसीजी की क्लासेज जगह जगह खोज कर रहे हैं, तो उनकी खोज समाप्त हुई। आप सीधे विजिट करें श्याम पैरामेडिकल क्लासेज पर और पाए डीईसीजी के साथ साथ अन्य पैरामेडिकल की क्लासेज। अगर हम बात करें ईसीजी के बारे में, तो ईसीजी होता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित कार्डियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर पहला शब्द होता है कार्डियो और दूसरा शब्द होता है लॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी अगर आपको कोई पूछे कि क्या कर रहे हो और आप बताते हो कि मैं ईसीजी कर रहा हूं, तो अगर वो आपको पूछे कि ईसीजी क्या होती है, तो हम सिंपल शब्दों में बता सकते हैं कि हार्ट की स्टडी करना ईसीजी के अंदर आता है, जो कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो हार्ट के द्वारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको एक ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट किया जाता है और वही हमारी डीईसीजी के अंदर बताया भी जाता है और वही हम रिपोर्ट के अंदर भी देखते हैं। तो हम बात करें कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल आता है तो वो कैसे पहुंचता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास में। तो सबसे पहले पेशेंट आएगा, वो आएगा हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर आते ही अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो ओपीडी के अंदर जाएगा, वहां से ओपीडी की पर्ची लेगा और वहां से पर्ची लेते ही जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाएगा। वह जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट को बताता है कि मेरे चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, मेरे को चक्कर आते हैं या और कोई प्रॉब्लम है। तो जनरल मेडिसिन वाला जो डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर बैठता है, वह उसको एडवाइस करेगा। कुछ वह बोलता है कि आपको कुछ जांचें करवानी है, तो उसमें जैसे एलएफटी, आरएफटी, ब्लड शुगर, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, वह कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशन बताता है कि भैया आप ये करवा के लाओ
तब आपको देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी प्रॉब्लम है। तो अगर इनमें बात करें तो ये तो LFT, RFT, ब्लड शुगर और CBSE होते हैं, ये होते हैं LT डिपार्टमेंट में। और अगर हम चेस्ट एक्सरे की बात करें तो ये होते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और अगर ECG की बात करें तो ये होते हैं हमारे DECG डिपार्टमेंट में, जिसका मतलब होता है डिप्लोमा ऑफ ECG टेक्नीशियन। और ये करता है ECG टेक्नीशियन, जो ECG करता है वो। तो पेशेंट अगर करवा के आता है, अब वो आता है जनरल मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट में, जो डॉक्टर बैठा है उसके साथ पास में। अगर वो देखता है कि भैया आपके तो ECG के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी फाइंड हो रही है, तो अगर अगर जनरल कोई प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन दे क्लियर कर देगा। पर अगर उसी पार नहीं पड़े और वो कार्ड, तो फिर अगर ECG के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है तो वो इसको रेफर कर देता है कार्डियोलॉजी के पास में। इस तरीके से पेशेंट पहुंचता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी हमने देखा था कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, हार्ट की स्टडी। और जो हार्ट की स्टडी करने के लिए जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठा होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हार्ट की स्टडी करता है ECG को देख के, और आगे अगर उसको लगता है कि अदर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है तो आगे रिकमेंडेड करता है अदर इन्वेस्टिगेशन, जैसे 2D को, चेस्ट एक्सरे आदि आदि। ECG क्या है, तुरंत रिपोर्ट देने वाली जांच होती है, इसलिए सबसे पहले रिकमेंडेड करते हैं ECG के लिए। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट इस तरीके से पहुंचता है। अब हम बात करें ECG के बारे में। तो अगर ECG के बारे में बात करें तो ECG का फादर है विलियम एंथोवेन। ECG का फादर है विलियम एंथोवेन। जो हमारी ECG के पिताजी हैं विलियम एंथोवेन, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1860। जो विलियम एंथोवेन है इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1860, और इनका जन्म हुआ इंडोनेशिया में। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी डेट ऑफ डेथ है 29 सितंबर 1927, और इनकी मृत्यु हुई नीदरलैंड के अंदर। और अगर हम इनके अध्ययन की बात करें, इनकी स्टडी की बात करें, तो इनकी स्टडी ये भी नीदरलैंड के अंदर ही कंप्लीट हुई, और इन्होंने स्टडी की थी यूट्रेच यूनिवर्सिटी। यूट्रेच यूनिवर्सिटी। जो हमारे विलियम एंथोवेन है, ये 4 से 6 साल के थे तभी इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, और इनके पिताजी भी एक डॉक्टर थे। जब ये एक्सपायर हो गए तो कुछ दिनों के बाद में 1876 में इनकी मदर के साथ विलियम एंथोवेन नीदरलैंड चले गए। वहीं उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, और वहीं से उनकी शुरू हुआ उनका सफर शुरू हुआ ECG की खोज के अंदर। तो अगर हम ECG की खोज के बारे में देखें तो इन्होंने सर्वप्रथम जो ECG की रिपोर्ट निकाल के दी थी वो दी थी 1902 के अंदर, और इन्होंने ही सर्वप्रथम ECG जो रिपोर्ट निकालने की मशीन है वो तैयार की थी। हालांकि शुरुआत में जो ECG की मशीन तैयार की वो बहुत भारी थी, लगभग 600 पाउंड की। और अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो उसके अंदर होते हैं 2.2046 पाउंड। यानी अगर इस आधार पर देखें तो सर्वप्रथम जो इन्होंने मशीन बनाई थी उसका वेट था 272 किलोग्राम के लगभग। अब इतनी भारी मशीन को आज के युग में अगर देखें तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। इसी क्रम में चलते चलते 1927 के अंदर एक पोर्टेबल ECG मशीन तैयार की, जिसके अंदर व्हीकल की बैटरी का यूज किया जाता था।
और आज अगर हम आधुनिक मशीन की बात करें तो आधुनिक मशीन वेल डेवलपमेंट है और वह लगभग 7 से 8 पाउंड की है, जिसके अंदर 12 लीड का यूज किया जाता है। तो ये तो था एक विलियम एंथोवेन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब विलियम एंथोवेन ने क्या किया था उसके बारे में देखते हैं। तो विलियम एंथोवेन ने सर्वप्रथम एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया था हमारे सामने। तो उन्होंने जो ग्राफ दिया था उसमें जो गर्त बने और जो हाइट निकली उसकी वेव की, उसको नाम दिया था सर्वप्रथम ABCDE। फिर बाद में धीरे धीरे क्रम आगे जब जैसे जैसे नए खोज की शुरुआत हुई तो उन्होंने ही विलियम एंथोवेन ने ही इसका नाम चेंज करके रख दिया PQRST, जो कि आज तक चलता आ रहा है। और जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, हालांकि वो मशीन के द्वारा पूर्ण तरीके से सही नहीं थी, पर इन्होंने मैथमेटिकली फॉर्मूले का यूज करके एक समझने लायक वेव तैयार की थी, जिसके अंदर PQRST नाम दिया गया था। अब हम बाद में समझेंगे कि ये PQRST क्या है और इनका ECG के अंदर क्या रोल होता है। इससे पहले हम देखते हैं कि विलियम एंथोवेन ने और क्या क्या बताया था। तो विलियम एंथोवेन ने एक विलियम ट्रायंगल के बारे में बताया था, जिसके नाम है विलियम एंथोवेन ट्रायंगल। क्योंकि विलियम एंथोवेन ने बताया था तो इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो विलियम एंथोवेन ने बताया कि एक ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल क्यों बनता है? क्योंकि जब हम सर्वप्रथम लीड प्लेसमेंट किए थे उन्होंने, तो वो किया था आयोडीन के सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर सर्वप्रथम 3 लीड का यूज किया गया था। जो प्रथम लीड थी उसको अटैच किया था उसने राइट आर्म के अंदर, और जो सेकंड लीड थी उसने अटैच किया था लेफ्ट आर्म के अंदर, और जो थर्ड लीड थी उसने उसको अटैच किया था लेफ्ट लेग के अंदर। इसी क्रम में राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग। आज हम भी विलियम एंथोवेन के ट्रायंगल है, उसी के आधार पर नई नई खोजें निकली, और इसी के आधार पर जो आज के समय में जो लीड यूज किए जाते हैं उसका प्लेसमेंट भी विलियम एंथोवेन ट्रायंगल के आधार पर ही किया जाता है। तो विलियम एंथोवेन ने बताया कि जो लीड लगी होती है वो होती है बाइफेजिक। बाइफेजिक का मतलब होता है जिसके अंदर पॉजिटिव सिरा भी होता है और नेगेटिव सिरा भी होता है। उन्होंने बताया कि जो राइट आर्म होता है वह होता है नेगेटिव, और जो लेफ्ट आर्म होता है वो राइट आर्म के रेफरेंस में तो होता है पॉजिटिव, पर लेफ्ट लेग के रेफरेंस में होता है नेगेटिव। और जो लेफ्ट लेग होता है वह राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों के रेफरेंस में होता है पॉजिटिव। तो उन्होंने वेक्टर फॉर्मूले का यूज करते हुए एक अपना फॉर्मूला तैयार किया, जिसको बोलते हैं एंथोवेन रूल। उन्होंने बताया कि हम अब जब लीड प्लेसमेंट करते हैं तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में जो विभवांतर को बताता है वो बताता है लीड फर्स्ट, और जो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में विभवांतर को बताता है वो बताता है थर्ड लीड, और जो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में विभवांतर को बताता है वो बताता है सेकंड लीड के द्वारा। इनके द्वारा जो ये डाइपोल है इसके विभवांतर के अंतर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उन्होंने वेक्टर फॉर्मूले का यूज करते हुए अपना ही एक फॉर्मूला दिया और उसको बोलते हैं एंथोवेन फॉर्मूला। एंथोवेन फॉर्मूला जिसके अंदर बताया कि जो लीड सेकंड का मान होता है वो लीड फर्स्ट और लीड सेकंड के मान वो थर्ड के मान के बराबर होता है। जो लीड फर्स्ट होता है उसका मान लीड सेकंड होता है उसका मान लीड फर्स्ट लीड थर्ड के मान के बराबर होता है। अगर हम लीड फर्स्ट को और लीड सेकंड को ओपनली लिखे तो इसको लिख सकते हैं लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म, लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म। और अगर हम लीड फर्स्ट को ओपनली लिखे तो इसको लिख सकते हैं लेफ्ट आर्म माइनस राइट आर्म।
लेफ्ट आर्म माइनस राइट आर्म प्लस, अगर हम लीड थर्ड को लिखे तो इसको लिख सकते हैं लेफ्ट लेग माइनस लेफ्ट आर्म। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लेफ्ट आर्म पॉजिटिव है और यहाँ लेफ्ट आर्म नेगेटिव है, तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। और इसी के थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ हमको मिलता है लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म, बराबर में हम देखें तो लेफ्ट लेग प्लस का है, राइट आर्म माइनस का है, तो इधर भी हमको मिलता है लेफ्ट लेग माइनस राइट आर्म, जो कि सिद्ध करता है कि लीड सेकंड का मान होता है वो लीड फर्स्ट और लीड थर्ड के बराबर होता है। ये था इंफोवेन ने जो दिखाया, जो हमको बताया उसके बारे में। अब हम चलते हैं ईसीजी के बारे में। तो हम ईसीजी के बारे में देखें, ईसीजी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो 3 नाम से मिलकर बना होता है, ईसीजी, जिनका प्रत्येक जो स्पेलिंग है उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। अगर हम इसमें ई का मतलब देखें, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, सी का मतलब होता है कार्डियो, और जी का देखने से पहले हम इनका देखते हैं। कार्डियो को एनाटॉमिकली वर्ड में देखते हैं तो ये होता है हार्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी जो प्रोसेस होती है वही हमारे पास निकल के आती है ईसीजी। अब भैया हार्ट को अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो हार्ट हमारे होता है चेस्ट के अंदर स्थित, जो कि मिड मीडिया स्टर्नम में स्थित होता है। ये होता है एक मस्कुलर ऑर्गन जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। ये हमारे सीवीएस से संबंधित होता है, जो कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित होता है। अब हार्ट के अंदर ही एक होता है एसए नोड, एक होता है एवी नोड। जो एसए नोड होता है वो होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के अंदर स्थित होता है एसए नोड। इसकी लोकेशन होती है सुपीरियरली, यानी इसके अंदर डिटेल से देखिए हम एसए नोड के बारे में, तो एसए नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड। यह सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, और अब इसके बारे में हम अध्ययन से और जानकारी प्राप्त करेंगे अगली कक्षाओं के बारे में, जब हमारा सीवीएस स्टार्ट होगा। और ये जो साइनो एट्रियल नोड होता है ये होता है हमारा प्राइमरी पेसमेकर। जो प्राइमरी पेसमेकर होता है यही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। पर अगर किसी कंडीशन के अंदर जब ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या हमारी हार्ट की धड़कनें बंद हो जाएगी? नहीं, इस स्थिति में भी हमारी हार्ट की जो कंपन होता है, जो बीट होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो चालू ही रहता है। तो भैया ऐसे नोड तो काम करना बंद कर दिया, तो इस स्थिति में कौन करेगा? तो इस स्थिति में हमारे पास दूसरा हमारा भाई एवी नोड ये काम करना स्टार्ट कर देता है। एवी नोड क्या है? इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है जो राइट आर्म होता है उसके इंफीरियरली में जो एट्रियल सेप्टम होता है उसके अंदर स्थित होता है। इसके बारे में भी अब डिटेल से अध्ययन करेंगे अगली कक्षाओं के अंदर, जब हम कंडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सीवीएस सिस्टम पढ़ेंगे, तब ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज, पुरकिंजे फाइबर, इन सब के बारे में हमको डिटेल से देखने को मिलेगा। अब अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अभी सुपीरियरली चले, अभी डीपली चले जाएंगे तो इंट्रोडक्शन रह जाएगा। अब हम अगर अगले वर्ड की बात करते हैं तो वो है जी। जी से पहले बताएं इलेक्ट्रो के बारे में। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी,
जो कि हमने देखा कि ऐसे नोड और ए बी नोड जनरेट करते हैं। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को देखने के लिए ईसीजी करते हैं, जो कि ईसीजी करने के लिए बताता है जी। जी का मतलब होता है ग्राम, ग्राफ, ग्राफी। अब भैया इसमें तो तीन तीन वर्ड निकल के आ गए, क्या मतलब होगा इनका, तो हम वो भी बताएंगे। आपको किसी भी चीज के अंदर ये नहीं रहेगा कि बोर्ड के अंदर तो बोर्ड पर तो लिख दिया, पर ये तो हमको पता ही नहीं है कि इसके बारे में क्या है। ऐसी हमारी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा। अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो उसके बारे में आपको विस्तार से खोल के बताया जाएगा। अगर हम जी के पहले वर्ड के बारे में बात करें तो यह है ग्राम, और ग्राम का मतलब होता है पेपर, और जो ग्राफ होता है उसका मतलब होता है मशीन, और जो ग्राफ होता है तीसरा वर्ड है ग्राफी, और ग्राफी होता है वो होता है प्रोसेस। यानी हम ईसीजी के अंदर जब ईसीजी करते हैं तो कार्डियक के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मशीन के द्वारा एक पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ प्रोसेस करके, उसी को बोलते हैं हम ईसीजी। और इसी के अध्ययन के लिए हमने ईसीजी के डिपार्टमेंट डीईसीजी को चुना है, जिसके लिए हमको पूरी साल यही मेहनत करनी है कि ईसीजी का जो ग्राफ बना है वो कैसे बना है, और इसके अंदर जो ग्राफ बना होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंसी होती है। क्या इतना मतलब हमको जरूरत पड़ी कि एक छोटी सी जांच करने के लिए हमको पूरा 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ा। वो आपको धीरे धीरे अपने आप पता लग जाएगा कि ईसीजी एक छोटा मोटा डिप्लोमा नहीं है, क्योंकि हमारा दिल एक बहुत नाजुक ऑर्गन होता है। अगर हम इसको हर किसी के हाथ में दे देंगे तो हम हमारी जान गवा बैठेंगे। इसलिए हम इसको देते हैं डीईसीजी के डिपार्टमेंट को, जो कि होता है कार्डियोलॉजी से संबंधित। अब हम अगर इसी प्रोसेस में आगे बढ़े तो हमने यहाँ देखा था कि ग्राम, ग्राफ और ग्राफी 3 वर्ड थे, जिसके अंदर ग्राम का मतलब था ईसीजी पेपर। तो ईसीजी पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम। तो ईसीजी पेपर के बारे में अगर हम जानकारी लें तो ईसीजी पेपर जो निकल के आता है वो होता है A4 साइज का। ईसीजी पेपर होता है वो होता है A4 साइज का, जिसके अंदर कुछ बॉक्स बने होते हैं। पूरी ईसीजी ग्राफ में जो सिंपल पेपर होता है वो पूरे बॉक्स से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स देखने को मिलते हैं। अगर हम पहले लार्ज बॉक्स की बात करें तो इसकी हाइट और इसकी विड्थ दोनों होती है 5 मिलीमीटर की। और जब निकालते हैं तब हम लिमिट प्रोसेस के अंदर ही निकालते हैं। ये नहीं है कि किसी कोई पेशेंट आया उसकी ईसीजी 1 मिनट के अंदर कर दिया, कोई पेशेंट आया उसकी ईसीजी करने में हमने आधा घंटा लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक लिमिट टाइम लिया जाता है, और उसी लिमिट टाइम को ध्यान में रखते हुए जो इस लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स है इसका भी टाइम हमको मेंटेन करना होता है। इसी क्रम में लार्ज बॉक्स होता है उसका टाइम रखा जाता है 0.2 सेकेंड। और एक लार्ज बॉक्स के अंदर ही कई स्मॉल बॉक्स होते हैं। 5 स्मॉल बॉक्स क्रमशः मिलकर वर्टिकली, और 5 स्मॉल बॉक्स हाइट में और विड्थ में मिलकर एक लार्ज बॉक्स का निर्माण करते हैं। अगर हम एक स्मॉल बॉक्स की बात करें, अगर हम एक स्मॉल बॉक्स की बात करें तो इस स्मॉल बॉक्स की विड्थ और हाइट ये होती है 1 मिलीमीटर। अगर हम एक स्मॉल बॉक्स की बात करें तो इसकी हाइट और इसकी विड्थ ये होती है 1 मिलीमीटर। और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड लिया जाता है 0.04 सेकेंड। तभी तो 0.04 सेकेंड के 5 स्मॉल बॉक्स मिलकर एक लार्ज बॉक्स का निर्माण करेंगे। यह है हमारा लार्ज बॉक्स।
लार्ज बॉक्स का निर्माण करेंगे जिसका की टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड और उसकी लेंथ है 5 मिलीमीटर। अगर हम इसके जो गणितीय फॉर्मूले हैं, अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो एक स्मॉल बॉक्स बना होता है 1 मिलीमीटर का, ये होती है इसकी लेंथ की बात है, और एक स्मॉल बॉक्स का टाइम होता है 0.04 सेकेंड, ये होता है इसमें टाइम पीरियड की बात है। इसी क्रम में हम लार्ज बॉक्स की भी देख चुके हैं। अब हम जो ईसीजी निकालते हैं उसके अंदर जो पेपर निकलता है उसकी स्पीड मेंटेन करके रखते हैं, और वो रखते हैं 25 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अगर हम 25 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड रखें, यानी 1 सेकंड के अंदर 5 लार्ज बॉक्स निकलने चाहिए, 5 लार्ज बॉक्स निकलने चाहिए। क्या हम इसके गणितीय फॉर्मूले से देख सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 5 लार्ज बॉक्स निकलते हैं, तो क्या इसकी भी टाइम पीरियड 1 सेकंड ही आता है? तो हम उस हिसाब से देखें कि पेपर स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकंड, तो अगर हम देखें 0.2 सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 1 सेकंड। बिल्कुल सही बात है, एक मतलब पेपर स्पीड को हम रखेंगे 25 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 1 सेकंड के अंदर हमको 5 लार्ज बॉक्स निकले हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर हमारा ईसीजी का ग्राफ दिखाई देगा हमको। अब ईसीजी के ग्राफ के अंदर निकल के क्या आता है? ईसीजी के ग्राफ के अंदर हमको एक रेखिक लाइनिंग या रेखिक रूप में हमको एक डायग्राम निकला होता है जो ग्राफ पर रिप्रेजेंट होता है। अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास एक सिंपल वेव निकलती है जिसमें होता है पी क्यू आर एस टी। इसके अंदर भी पेपर के हिसाब से प्रत्येक जो वेव होती है उसका टाइम पीरियड निश्चित होता है, वह हम अगली कक्षाओं में देखेंगे, और अगली कक्षाओं के बारे में अगली कक्षाओं में ही जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और क्या क्या काम आती है। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि ईसीजी जो कि हम सिंपल भाषा में देख रहे हैं और हम इंट्रोइड देख रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि जो ईसीजी निकालते हैं उसके अंदर एक हमारे पास एक सिंपल वेव निकल के आती है, उसमें होता है पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव। अब ये वेव कैसे निकली, कैसे बनी ये वेव? हमने तो हमको तो पता लगा था कि एक इलेक्ट्रिक मतलब ऐसे नोड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पर यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही नहीं, यहाँ तो वेव का नाम है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से वेव तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा विस्तार से बताएं तो जब ऐसे नोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तब इसकी इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो इसकी मायोकार्डियम सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण ही जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही हमारे पास ये एक सिंपल वेव निकल के आती है। पर हम इसमें देखते हैं कि पी ऊपर जा रही है, क्यू नीचे जा रही है, आर ऊपर जा रही है, एस नीचे जा रही है, टी ऊपर जा रही है, ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में भी हम विस्तार से तो आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे, पर फिर भी मैं आपको बताऊं तो जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो यह सर्वप्रथम एट्रियम की जो मायोकार्डियल सेल्स होती है, एट्रियम की जो मायोकार्डियम सेल्स होती है इनके अंदर पहुंचती है, और इनके अंदर जाते ही इसका डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है,
और इसके डिपोलराइजेशन के कारण ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है उसको ही पी वेव के द्वारा ईसीजी के अंदर शो किया जाता है। यानी हमारी पी वेव एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को बताती है। और ऐसे नोड से कुछ इंटरनोडल पाथवे के द्वारा जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुंचती है एवी नोड के पास। एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिंज राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच के थ्रू पुरकिंजे फाइबर तक पहुंचती है। जब यह एवी नोड के पास आती है तब थोड़ा सा टाइम पीरियड लेती है यह बंडल ऑफ हिंज के पास में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने में, और ये टाइम पीरियड बताता है हमारी एक सीधी लाइन जिसको हम बेस लाइन भी बोलते हैं। जब ये बंडल ऑफ हिंज के अंदर जाती है तब हमारी बन के आती है क्यू वेव, और यहीं से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियस मसल्स होती है उसका डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब ये डिपोलराइजेशन करेगी तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा और तब क्यू आर एस वेव हमको देखने को मिलेगी। जब ये बंडल ऑफ हिंज के पास पहुंचती है तब हमारी बनती है क्यू वेव। आर वेव पहुंचती है इसकी जो नीचे वाली मायोकार्डियल सेल्स है वेंट्रिकल की यहाँ पर पहुंचने पर, और जो एस वेव बनती है वो बनती है पुरकिंजे फाइबर की मसल्स के पास पहुंचने पर। पुरकिंजे फाइबर और वेंट्रिकल की मसल्स के पास पहुंचेगी तो एस वेव बन जाएगी। अब इनका डीपोलराइजेशन तो हो गया, डीपोलराइजेशन तो हो गया यानी कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे? नहीं, ये इनको रिलैक्सेशन भी होना पड़ेगा ताकि आगे वापस दोबारा ब्लड आए और इनमें फिल हो, ताकि ये अपनी दूसरी साइकिल है वो स्टार्ट कर सके। तो जब इनका रीपोलराइजेशन होगा यानी जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी है वह वापस इन मायोकार्डियल सेल से निकल जाएगी, तब इनका होगा रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन होते ही ये रिलैक्सेशन होना स्टार्ट कर देंगे, और जब रीपोलराइजेशन होगा तो उससे ही वो हमारी निकल के आएगी टी वेव। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि डीईसीजी क्या होती है, इसके अंदर कितनी सब्जेक्ट होती है, और उन ईसीजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसकी बेसिक हिस्ट्री जानी, इसके फादर के बारे में जाना, जो हमारे ईसीजी है उसकी जनरल इंट्रोडक्शन देखा। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि ईसीजी के अंदर आपका भविष्य संवरे, ईसीजी की आपको डिप्लोमा लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे ही हमारी श्याम पैरामेडिकल क्लासेज पर बने रहिए और लाभ लेते रहिए फ्री एजुकेशन क्लासेज का। तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही बता के मैं विराम लेता हूँ।